हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब ठीक होंगे। गाइस इंग्लिश में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका फ्राज एंड क्लोजेस वाला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ज़्यादातर बच्चों को ये तक समझ नहीं आता कि मैम फ्राज एंड क्लोज होता क्या है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। और देखो, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए बेसिक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड गाइस, ये तो सब करते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर में ये तो सब टीचर कर लेते हैं। सेंटेंसेस करा दो, सिनोनिम एंटोनिम्स करा दो, स्पेलिंग्स करा दो, या रूल्स करा दो, अलग अलग है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दो, एक्सेट्रा। ये तो बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं वो तो सब कराते हैं, बट बेसिक चीज़ यानी वो सेंटेंस बना कैसे, कहाँ से आया, उससे ही स्टार्टिंग नहीं होती है इंग्लिश ग्रामर की। और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो इसी चीज़ को समझते हुए गाइस, आज हमने सोचा है कि हम सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ जो होती है, बेसिक चीज़ जो होती है कि सेंटेंसेस भी बना कैसे, कहाँ से आया, कैसे, तो ये सब चीज़ें अगर समझ ली जाए तो फिर बाकी चीज़ों को पढ़ना इजी हो जाता है। तो इसी हमारा ये आज का लेक्चर जो होगा फ्राजेस एंड क्लोजेस के ऊपर होगा। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे फ्राजेस शब्दों का ऐसा समूह जिससे भाव तो व्यक्त हो, यानी भाव तो निकले बट पूरा भाव प्रकट ना हो, पूरा भाव ना निकले, पूरी बात समझ में ना आए, आपका फ्राजेस कहलाता है। ठीक है, जैसा कि इन दी गार्डन यानी बाग में। तो क्या चीज़ है बाग में? बाग में कोई घटना हो रही है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, या कोई चीज़ है बाग में। क्या चीज़ मतलब फुली तौर पे हमें समझ नहीं आया ना कि बाग में क्या हो रहा है, क्या है बाग में, बस बाग में बोल दिया इसने, तो ये आपका फ्राजिस कहलाएगा। मतलब पूरा भाव समझ नहीं आ रहा, वैसे तो समझ आ रहा है, यानी गैस टाइप का, गैस करते हैं ना, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, तो उस टाइप के जो भी वर्ड्स हैं आपके वो फ्राजिस कहलाते हैं। ठीक है गाइस। अच्छा, फ्राजेस के पर्पज़ से ही एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि फ्राजेस में जो है ये नोट है। नोट का मतलब है गाइस कि ये एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना होता है। ठीक है, कि फ्राजेस में फाइनाइट वर्ब नहीं होती। ठीक है, तो आप सोचोगे कि मैम फाइनाइट वर्ब क्या होता है? मैंने पीछे भी लेक्चर में बताया था। फाइनाइट वर्ब को गाइस हिंदी में परिमित क्रिया बोलते हैं, और ये वह क्रिया होती है, यानी फाइनाइट वर्ब वह क्रिया होती है आपकी, वह वर्ब होती है जो सेंटेंस के साथ मतलब सहमत होती है ना। मतलब समय बताती है, टाइम बताती है, और सेंटेंस के साथ में ही सहमत होती है, खुद को एडजस्ट करके रखती है, वो आपकी परिमित क्रिया होती है। तो ये फ्राजेस में परिमित क्रिया आपकी नहीं होती, यानी फाइनाइट वर्ब नहीं होती। ठीक है गाइज। अब दूसरी तरफ आता है हमारा क्लोज। क्लोज क्या होता है? तो क्लोज गाइज वो होता है, क्लोज गाइज किसी बड़े वाक्य का अंश होता है ना। बड़ा सेंटेंस है और उसका एक अंश आपका क्लोज कहलाएगा। फिर दूसरी चीज़ आती है कि क्लोज का अपना सब्जेक्ट और अपना प्रीडिकेट भी होता है गाइज। आपने सुना हो अगर कि सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, है ना। करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, ठीक है, वो तो आपका सब्जेक्ट, और बाकी के सेंटेंस की जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपका प्रीडिकेट होता है। तो ये दोनों चीज़ आपके क्लोज में पाई जाती है। फिर तीसरे नंबर पर आता है कि क्लोज में फाइनाइट वर्ब का होना आवश्यक होता है, जबकि मैंने बोला था आपको भी कि फ्राजेस में फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है और उसमें होती नहीं है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है तो होती ही नहीं है, और इधर क्लोज में आपके फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है, यानी ये सेंटेंस के साथ में सहमति रखना ज़रूरी होता है इसमें, तभी आपका क्लोज सेंटेंस बनेगा। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें कि ही सेड, उसने कहा, दैट मोहन वुड हेल्प हरी, मोहन हरी की हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखो, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि उसने कहा मोहन हरी की हेल्प करेगा। क्या वुड जो आया है इसमें, ये आपकी ये जो वर्ब है आपकी वुड, ये किसको डिनोट कर रही है? ये आपके फ्यूचर टेंस को डिनोट कर रही है ना, फ्यूचर काल को बता रही है ना, भविष्य काल को। यानी वुड का मतलब होता है करेगा, यानी आने वाले टाइम में करेगा। सहमत हुई है, मतलब सेंटेंस के साथ में ये सहमत हुई, तो तभी तो ये फाइनाइट वर्ब कहलाई आप। और यही फाइनाइट वर्ब आपको आप फ्राजेस और क्लोजेस में डिफरेंट बताती है कि क्लोजेस में ये फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है, जबकि फ्राजेस में ये नहीं होती। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है गाइस समझ आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें गाइस ये भी ध्यान रखनी है कि फ्राजेस का इतना ही रोल होता है गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं, और क्लोजेज जो होता है इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो मैंने अभी पहले भी बोला है आपको। आगे आने वाले सेंटेंसेस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये अब हम क्लोजेस को ही आगे लेके चलते हैं। तो क्लोज आपकी तीन प्रकार की होती है गाइज। नंबर 1 पे आता है आपका प्रिंसिपल क्लोज, जिसको हिंदी में मुख्य उपवाक्य बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है कोऑर्डिनेट क्लोज, जिसको समान पदीय अर्थात स्वतंत्र उपवाक्य भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है गाइज आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी आश्रित उपवाक्य, जो खुद मतलब स्वतंत्र होते हैं, वो आपके मुख्य उपवाक्य कहलाते हैं।
समान पदीय अर्थात स्वतंत्र उपवाक्य क्या होते हैं, ये भी स्वतंत्र होते हैं और ये समानसी होते हैं प्रिंसिपल क्लोज के। कोऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्लोज के ही समानसी माने जाते हैं, मतलब ये इसलिए इसको ये बोला गया है। और सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है वो पूरी तरीके से आश्रित होता है, यानी निर्भर होता है दूसरे पर, ये खुद से सेंटेंस नहीं बना सकता, ये ऐसी वाली क्लोज होती है। तो अब इनको आगे देख लेते हैं, ठीक है गाइज। अब आगे देख लेते हैं, जैसा कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, तो प्रिंसिपल क्लोज वह क्लोज होती है जिसमें पूर्ण भाव प्रकट हो, है ना, यानी पूरा मतलब गेस कर सके आदमी, पूरा समझ जाए सेंटेंस से। गाइज प्रिंसिपल क्लोज वह क्लोज होती है जिसमें पूर्ण भाव प्रकट हो, यानी पूरा समझ आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस, और अपने भाव को प्रकट करने के लिए वह वाक्य की किसी अन्य क्लोज पर आश्रित ना हो, ठीक है, किसी दूसरी क्लोज पर आश्रित ना हो, खुद से ही पूरा भाव समझ में आ जाए, तो वो आपका प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है, ठीक है गाइज। जैसा कि ही सेड, उसने कहा, दैट हरी वुड हेल्प मोहन, हरी मोहन की हेल्प करेगा, ठीक है, आने वाले टाइम में, तो ये क्लोज बन जाता है गाइज इस फाइनाइट वर्ब से। वुड, वुड का मतलब होता है आने वाले टाइम में करेगा, ठीक है, तो ये तो फाइनाइट वर्ब आ गई और फाइनाइट वर्ब आ गई, तो इससे आपका ये क्लोज बन गया, मतलब ये फ्रेजेस नहीं है। और जो इसने बोला है कि ही सेड, उसने कहा है कि मोहन हरी की हेल्प करेगा, इसने कहा, कोई तो कहेगा ना, तो उसने कहा ना गाइज, यहाँ पे जो आया ही सेड के, उसने कहा मोहन हरी की हेल्प करेगा, तो ठीक है, ये आपका इसलिए प्रिंसिपल क्लोज बन जाता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर आता है गाइज आपका कोऑर्डिनेट क्लोज, यानी ये समान उपवाक्य होता है, यानी इसी के समान से माना जाता है प्रिंसिपल क्लोज के। तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लोज वह क्लोज होती है जो अपने पूर्ण भाव को व्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ हो, जैसा कि हरी केम हेयर बट मोहन वेंट टू आगरा, यानी हरी यहाँ आया लेकिन मोहन आगरा चला गया, ठीक है। आपकी स्वतंत्र सी क्रिया है, यानी सेंटेंस को देखने से भी हमें लग रहा है कि हरी यहाँ आया लेकिन मोहन आगरा चला गया, तो इसमें दो क्लोज बन जाती है, हरी केम हेयर और मोहन वेंट टू आगरा, लेकिन बट ने इसको जोड़ा है, ठीक है। जिसको जोड़ने का जो काम किया है गाइज वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है, ठीक, सेंस निकल रहा है और इसका अलग सेंस निकल रहा है, बस बट ने जो इन दोनों सेंसों को जोड़ा, दोनों क्लोजेस को जो जोड़ा, तो वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ और ये दोनों आपकी क्लोज हुई। लेकिन इसमें हरी केम हेयर जो है वो तो आपका प्रिंसिपल क्लोज बन जाता है गाइज, और मोहन वेंट टू आगरा आपका कोऑर्डिनेट क्लोज बन जाता है। प्रिंसिपल क्लोज इसको क्यों बोला गया हरी केम हेयर को, इसलिए बोला गया क्योंकि जब हरी यहाँ आया तभी कहीं ना कहीं मोहन आगरा गया, और ये इसीलिए इस पर निर्भर सी कर रही है, ठीक है। आई थिंक गाइज क्लियर हो गया होगा। तो करने वाली चीज़ें होती है जो मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो जिसके माध्यम से, मतलब जिसने हमारे सेंटेंस को जोड़ने का, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम किया था, वो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थी, तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। और नीचे ये मैंने आपको समझा दिया है गाइज, ये फिर मैंने इसमें भी मेंशन कर दिया है ताकि बच्चे भूल जाएं, तो एटलीस्ट जब वो याद करें या नोट्स बनाएं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। अब फिर तीसरा आता है आपका गाइज सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी आश्रित उपवाक्य। तो सबऑर्डिनेट क्लोज वह क्लोज होती है जो अपना भाव प्रकट करने के लिए दूसरे क्लोज पर निर्भर होती है, पूरी तरह से दूसरे क्लोज पर ही डिपेंड होती है, खुद से वो अपना अर्थ नहीं निकाल सकेगी। तो ऐसी क्लोज आपकी गाइज सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाती है। जैसा कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो तुम ज़रूर पास हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें दो क्लोज आ जाती हैं, यू विल पास, आप पास हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे या ज़्यादा मेहनत करोगे, तो ये दो क्लोज बन जाती है, एक ये क्लोज बन जाती है और दूसरी ये क्लोज बन जाती है आपकी। तो गाइज इसमें यू विल पास वाली जो क्लोज होती है वो आपकी प्रिंसिपल क्लोज में आ जाती है, और इफ़ यू वर्क हार्ड वाली आपके सबऑर्डिनेट क्लोज में आ जाती है। तो इसमें आपको ये लगेगा कि मैम इफ़ यू वर्क हार्ड ये तो पहला आ रहा है, मतलब ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज होनी चाहिए और तब जाके बाद में पास होंगे तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज बननी चाहिए, तो नहीं गाइज, पास हम तब होंगे जब हम हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। तो हार्ड वर्क करेंगे तो पास हो जाएंगे और हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो पास होना ही तो इम्पोर्टेंस रख रहा है ना ज़्यादा, उसी के तो लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो इसलिए ये आपकी प्रिंसिपल क्लोज आ जाएगी और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज आ जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है गाइज यहाँ तक क्लियर होगा, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर कमेंट में पूछिए, रिप्लाई किया जाएगा।
अब आता है आपका काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी अब गाइस आता है सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमारी 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले जिसमें पहला आता है नाउन क्लोज, यानी जिसे संज्ञा उपवाक्य बोलते हैं। फिर आपका आता है सेकंड नंबर पर एडजेक्टिव क्लोज, जिसे रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं और ये विशेषण उपवाक्य कहलाता है। नंबर 3 पे आता है आपका एडवर्ब क्लोज, यानी एडवर्बियल क्लोज भी इसे कहते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य इसको हिंदी में बोला जाता है। और इनके हिंदी वाले भी नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये आपको हिंदी की ग्रामर में भी गाइज हेल्प करेंगे। पढ़ी है तो इसलिए भी ये लेक्चर गाइज बेनिफिशियल बन जाता है दोनों लैंग्वेजेस के लिए। तो नाउन क्लोज क्या होता है? नाउन क्लोज जैसा कि आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर, ठीक है, मैंने उससे कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये इसमें 2 क्लोज जो बन जाती है ना आपकी, आई टोल्ड हिम मैंने उससे कहा, ये तो आपका प्रिंसिपल क्लोज बन जाता है। आई वुड नॉट गेट देयर या आपका सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाता है। तो इसने बोला है कि प्रिंसिपल क्लोज की जो टोल्ड क्रिया है आई वुड नॉट गो देयर, उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है किसका? प्रिंसिपल क्लोज की टोल्ड वर्ब का, ठीक है। सेकंड आ जाता है गाइज आपका एडजेक्टिव क्लोज। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मतलब इसमें कोई विशेषता बताई जा रही है, कुछ विशेषता बताने का कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये विशेषण का कार्य करती है, जैसा कि आगे भी बोला गया है। और अगर हम एग्जांपल देखें कि आई लाइक द साइकिल विच माई अंकल गेव मी, मैं उस साइकिल को पसंद करता हूँ, उस साइकिल से मोहब्बत करता हूँ जो मेरे अंकल ने मुझे दी थी, ठीक है। तो कौन सी साइकिल को पसंद करता है वो? जो उसके अंकल ने उसे दी थी। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन बता रहा है ना आपको, उस साइकिल की खासियत बता रहा है ना आपको। तो ये बोला गया है कि एडजेक्टिव क्लोज, इसीलिए तो इसको रिलेटिव क्लोज बोला गया था, क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है कि मेरे अंकल ने जो मुझे दी थी वह साइकिल है ना, रिलेशन हो गया। और विच साइकिल की विशेषता बता रहा है, यानी विच जो शब्द आता है आपका वर्ड, वो आपको साइकिल की विशेषता बता रहा है कि उस साइकिल को मैं लाइक करता हूँ, उस साइकिल को पसंद करता हूँ, ठीक है। रिलेशन भी बता रहा है और इसकी विशेषता भी बता रहा है, ठीक है गाइज। नंबर पर आ जाता है गाइज आपका एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या करती है? क्रिया विशेषण का कार्य करती है, जैसा कि हरी पास्ड बिकॉज ही वर्क हार्ड, ठीक है, यानी काम करने की विशेषता बताई है। हरी जब पास हुआ ना गाइज, जब उसने हार्ड वर्क किया है ना, तो इसने विशेषता बताई कहीं ना कहीं इसकी कि हार्ड वर्क किया गया या फिर सॉफ्ट वर्क किया गया या फिर मतलब नहीं किया गया। तो काम करने की तो विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि इसमें बोला भी गया है कि बिकॉज ही वर्क हार्ड, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया था इसलिए वो पास हुआ है। तो यानी एडवर्ब क्लोज, जिसको आप एडवर्बियल क्लोज भी कहते हैं, यानी ऐसा वाक्य है जिसमें हरी के पास होने का कारण बताया गया है कि उसने हार्ड वर्क किया था तभी जाके वो पास हुआ, ठीक है। लगता है गाइज ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। उसकी संरचना, अच्छा, अब यहाँ पर गाइस क्लोज की संरचना के आधार पर वाक्य फिर 3 तरीके के बन जाते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को आप साधारण या सरल वाक्य भी बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को आप संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। और ये अगर आपको जानना है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो क्लोज के बेस पर जो बनाए गए 3 तरह के जो वाक्य हैं, ये कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, तो गाइज इसको जानने के लिए हमारे पर क्लिक करके गाइज आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं और अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो सेंटेंस का भाव पूरी, जिससे सेंटेंस का भाव पूरी तरह से समझ में ना आए, और क्लोज भी देखा था गाइज। फिर उसके बाद गाइज हमने काइंड्स ऑफ क्लोज देखे थे, जिनमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज था। फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज देखे थे। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ये क्लोज हमारी सेंटेंसेस से जुड़ जाती है और इसी क्लोज के आधार पर हमारे सेंटेंस 3 तरह के बनते हैं, जिनमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। ये था गाइज आज का हमारा लेक्चर। आपको ये लेक्चर हमारा नॉलेजेबल लगे, पसंद आए, है ना, आपको इससे कुछ सपोर्ट मिले गाइज, आपको कुछ लर्न को मिले, तो गाइज प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना अपने इस चैनल को एंड लाइक करना और जुड़े रहिए हमारे साथ गाइज, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।